दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक मदरबोर्ड है, एसर का ZRT का ये बोर्ड है। आप देख सकते हैं ये बोर्ड है ZRT का। ये 4 जनरेशन में आता है। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था ZRW का, जो कि 6-7 जनरेशन में आता है। इसमें एक ख़ास प्रॉब्लम आई है जो कि जिसके बारे में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, वो है डी रैम रीसेट। इसका मैं आपको एक कुछ हद तक चेक कराऊंगा सिग्नल। मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, देखिए मैं आपसे ऐसा नहीं है कि मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि आप कितना जानते हैं। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप जो मेहनत करते हैं वो सही दिशा में है कि नहीं। ठीक है, आप भी काम कर रहे हैं, रोज़ रिपेयर भी कर रहे हैं। इस तरह के केस आपके पास भी आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम फंसती है तो आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप रूट कॉज तक कैसे पहुँचते हैं। तो ये जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर तो आपको बताना है। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए हम लोग अभी अप्रैल से हम लोग इसका केस स्टडी लॉन्च कर रहे हैं। इसमें ये केस स्टडी भी होगा और इसके जैसे जितने भी टिपिकल प्रॉब्लम होते हैं वो सारी केस स्टडी का बंच हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो आपके रिपेयरिंग को सचमुच चार चांद लगाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है कि इस तरह के केस अगर आप आराम से कर सकते हैं, तो आपको वैसी केस स्टडी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सही जा रहे हैं, आप अपना मेहनत करते रहिए और आप राइज करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम है, सारी चीज़ चेक कराऊंगा। अगर आपको घुमा फिरा करके ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए, तब आपको कहीं सीखने की ज़रूरत है। इंडिया में बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, अच्छा भी सिखाते हैं। आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर नीचे आपको दिख रहा है, आप इस पर कांटेक्ट कर करके हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जो डी रैम रीसेट नहीं बन रही है, इसके बहुत सारे तो लॉजिक हो सकते हैं। मैं इसमें 2-3 लॉजिक है, मैं सारे लॉजिक इसमें बताऊंगा। इस पर्टिकुलर ZRT के बोर्ड में एक लॉजिक अलग लगा है, किसी और बोर्ड में जैसे कि सिडार के बोर्ड में अलग लॉजिक लगाते हैं। सारे में अलग अलग प्रॉब्लम आती है। समटाइम बायोस गलत होने के कारण भी आपकी डी रैम रीसेट नहीं बनती है। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा फिर बताऊंगा बाद में कि बायोस कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। उसके पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा केस स्टडी में। अभी मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हैं तो क्या डिसीजन लेंगे, कहां पर आप डायग्नोस करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसका आंसर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही 2 नंबर दिए हुए हैं नीचे आपको, इस पर भी आप मैसेज कर करके हमसे रास्ता कर सकते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये केस क्या है। तो आइए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको इसका कंडीशन दिखाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर से पावर लगाया है और ये ग्राउंड का मैंने सेक्शन लगा दिया है। तो जैसा देख रहे हैं दोस्तों कि ये है बोर्ड DA0 ZRT MB6D0। इसमें 4 जनरेशन और 5th जनरेशन दोनों आता है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं, इसका सिर्फ आपको डायग्राम मिलेगा, इसका बोर्ड व्यू नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बोर्ड व्यू है उसके पास, लेकिन वो बोर्ड व्यू एक्चुअली में इसका बोर्ड व्यू होता है, जिसका कि मैंने पिछले बार आपको वीडियो दिखाया था कि ZRW होता है वो। दोनों बोर्ड में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कुछ कंपोनेंट इधर उधर मिसिंग मिलेगी, और ये 6-7 जनरेशन में आता है और ये 4 जनरेशन में है। बस ये डिफरेंस है आपको दोनों बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो जनरेशन है ये 4-5 जनरेशन होता है, और ये जो है 6-7 जनरेशन होता है। और कुछ कंपोनेंट जैसे यहाँ पर आपको मिसमैच होगा, यहाँ पर देख रहे हैं एरिया। तो बोर्ड व्यू हम लोग देख सकते हैं 3-5 IC कुछ हद तक सेम है, आयो का एरिया सेम है। ठीक है, बायोस का लोकेशन थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए आपको 3 फेस कोर है, इसमें सिंगल फेस कोर है। तो ये सारे डिफरेंस आपको मिलेगी। तो हम एग्जैक्ट डिट्टो नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों एक ही है, अलग अलग होती है। तो कंपोनेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर ना R ना Q ना P, किसी चीज़ का नंबर नहीं है। जैसे PQ लिखा होता है कहीं कहीं पर, तो यहाँ पर कहीं पर भी देख रहे हैं आप कोई भी नाम और नंबर यहाँ पर आपको नहीं है। थोड़ी मुश्किल आपको पेश आएगी कि कैसे सर्च करेंगे हम बोर्ड
का जो पार्ट नंबर है और जो आईसी का पार्ट नंबर है डायग्राम से मैच कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आएगा। तो चलिए ओवरऑल मैं आपको सबसे पहले चेक करा लेता हूँ कि कंडीशन क्या है इस बोर्ड की। तो यहाँ पर डीसी जैक मेरा खुल गया है, तो डीसी जैक मैं एक बार फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें पावर डालते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने इसको पावर डाला है। तो देखिए मैं आपको मोटा मोटी सारी चीज़ चेक कराऊंगा, बताना आपको क्या है कि क्या हो सकता है डी रैम रीसेट नहीं बनने का। कंडीशन मैं आपको पहले ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें कंडीशन क्या है। इसको हमने ऑन किया है, यहाँ से ऑन कर दिया मैंने। अब मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 270 मिली एम्पेयरेज इसका लोड है। ठीक है, तो रैम वगैरह तो नहीं ले रहा है क्योंकि फ्लक्चुएशन यहाँ पर से वैसे दिखा देता है रैम का लोड। अब हम लोग रैम निकाल करके चेक करेंगे कि ये जो 270 मिली एम्पेयरेज इसका लोड आ रहा था। तो मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ, तो आप देखिए जितना पहले उठा रहा था 265 मिली एम्पेयरेज इसका लोड पहले भी उठा रहा था, अभी भी उतना ही है। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर ये रैम नहीं ले रहा है। और जैसा कि मैंने इसे अभी तक डायग्नोस किया है, तो फाइनली मैं आपको एक पॉइंट चेक करा देता हूँ कि ये पुल अप की रजिस्टर है डी रैम रीसेट की। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको स्विच कराता हूँ। इसको स्विच ऑन किया मैंने, तो आप देखिए यहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं मिल रही, जबकि इसके इनपुट पर 1.35 वोल्ट जो पुल अप वाली वोल्टेज है ये हमें मिल रही है। और आउटपुट पर हमें वोल्टेज देखिए ये थोड़ा सा वोल्टेज होता है, जबकि यहाँ पर हमें पूरी वोल्टेज 1.35 जितनी भी वोल्टेज थी पुल अप वाली वो हमें मिलनी चाहिए थी। क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि डी रैम ओपन ड्रेन लॉजिक होती है, और अगर वो इंटरनली सब सारी चीज़ अगर सही है तो यहाँ पर आपको पुल अप की वोल्टेज मिल जाएगी। तो ये तो मिल नहीं रहा हमें। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ चेक करा देता हूँ कि क्या क्या हमें कंडीशन है, क्या क्या मिल रही है। तो आइए ज़रा देखते हैं, 3 पास से स्टार्ट करते हैं हम। तो देख सकते हैं आप कि 3.3 वोल्ट बन रही है, जो कि ऑलवेज़ है जैसा कि लिखा हुआ है डायग्राम में। ठीक है, तो पीसीयू लिखा हुआ है, तो पीसीयू तो जानते ही हैं ये ऑलवेज़ है आपको। और 5 वोल्ट भी आपको यहाँ पर पीसीयू ही लिखा होगा, तो ये भी आपको पीसीयू लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ऑलवेज़ मिलेगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि 3.40 वोल्ट आपको यहाँ पर बिल्कुल सही मिल रही है। 5 वोल्ट को चेक करते हैं हम लोग। तो 5 वोल्ट की ये इनपुट चेक कर रहा हूँ मैं, और ये आउटपुट चेक कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसे मैं वोल्टेज को लेवल को कम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.12 वोल्ट मिल रही है। अब हम लोग इसकी पावर गुड चेक कर लेते हैं। 3.5 की पावर गुड 7 नंबर पिन है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। तो ये पॉइंट है 7 नंबर का, ये पावर गुड है। तो देखिए अभी पावर गुड यहाँ पर नहीं आ रही है, ऑन करने के बाद देखेंगे क्या हमें पावर गुड यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ऑन किया हमने, तो वहाँ देख सकते हैं आप 3.28 वोल्ट हमें पावर गुड भी बिल्कुल सही मिल रही है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा, नोटिस किया होगा कि हमें 3 वोल्ट ऑलवेज मिल रही है, 5 वोल्ट ऑलवेज मिल रही है। तो पावर गुड हमें अभी सस्पेंड है, यानी अभी यहाँ पर ये पावर गुड दिखा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम हार्डवेयर पावर गुड से ये कनेक्टेड है, तो शॉर्ट है यहाँ पर। ये जो देखेंगे आप यहाँ पर पीसीबी के पर शॉर्ट दिखा रही है। और यहाँ पर से ये 3.3 वोल्ट जो पुल अप लिया गया है, इस मान लीजिए कि ये वोल्ट अगर यहाँ पर आ रही है नीचे, और ये हार्डवेयर पावर गुड अभी आपकी सारी ग्राउंड हुई पड़ी है, तो ये पावर गुड को जनरेट नहीं होने देगा। ये जब तक ओपन ड्रेन नहीं होगी यहाँ से, तो जब ये वोल्टेज यहाँ नीचे नहीं आएगा। तो इसी लॉजिक पर ये पावर गुड काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक लॉजिक मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये रजिस्टर आपको यहाँ पर नहीं दी हुई होगी, तो पावर गुड जो होती है हार्डवेयर पावर गुड, किसी भी एक पावर गुड से जो पुल अप हो रही होगी वो वोल्टेज आपको यहाँ सीधे आएगी। तो ये वोल्टेज पावर गुड आपको कब मिलेगी, जब आप पावर ऑन करते हैं। सारी पावर गुड अगर सही होगी तब आपको यहाँ पर पावर गुड पर वोल्टेज मिलेगी। तो ये तो एक इंटरनल बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिक है, जिस RSM रीसेट का और DNBS ऑन का एक सबसे बेहतरीन लॉजिक है ये। इसको अगर समझना है तो इसके लिए भी आप हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं।
इसको हम लोग बहुत डीपली समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसका जुगाड़ क्या क्या हो सकता है। तो नॉर्मली आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, ये आपको ऑलवेज़ नहीं मिलेगी, ऑन करने के बाद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी सारी चीज़ सही है। तो ये बात मैं आपको इसलिए फोकस करा रहा था कि समटाइम ऐसा होता है कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट हमें मिल रही है और पावर गुड जब नहीं मिल रही है हमें, तो हम 3-5 आईसी चेंज नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे आपके पास डेड आया है और बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आपको पावर गुड तो मिलेगी नहीं, क्योंकि पावर गुड को हमें लॉजिक देखना पड़ता है कि वो लॉजिक ऑलवेज लिया है या सस्पेंड है। यहाँ पर ये सस्पेंड है और इसको जोड़ रखा है हार्डवेयर पावर गुड से। जब सारी पावर गुड काम कर रही होगी तभी आपको यहाँ पर पावर गुड की वोल्टेज मिलेगी आपको, ये पुल अप वाली वोल्टेज। तो जैसे अभी यहाँ पर नहीं मिल रही है, ऑन करेंगे, ऑन करते ही हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कंसेप्ट। देखिए अदर्स जितनी भी आईसी होती है, जैसे रैम की पावर गुड या वीसीसी आईओ की, वीसीसी एसए की, कोर की, ये सारी पावर गुड तो आपको पता होगा कि ऑन होने के बाद बनती है। लेकिन 3-5 में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये ऑलवेज होगी या सस्पेंड होगी। तो ये ऑलवेज भी होती है और सस्पेंड भी होती है। तो ये आप जब डायग्राम देखेंगे इसका, अगर इसको सारे हार्डवेयर पावर गुड से कनेक्ट कर रखा है तो आपकी जो है यहाँ पर ऑन करने के बाद ही वोल्टेज मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको पावर गुड नहीं मिल रहा है तो आप इसको ही चेंज करेंगे। आपको फिर ये भी देखना है कि आपकी जो बोर्ड ऑन हो जाएगी, जैसे मान लीजिए रैम की पावर गुड बन गई, आपकी पीसीएच की पावर गुड बन गई, आपकी कोर की पावर गुड बन गई, पूरी हार्डवेयर पावर गुड अगर आईओ को आएगी, साथ साथ 3-5 को भी आएगी, तो आपको पावर गुड यहाँ पर मिलना स्टार्ट होता है। इसका आपको इम्पेडेंस ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि इसके इम्पेडेंस के कारण भी ये प्रॉब्लम करता है, यानी शॉर्ट सर्किट हो सकती है यहाँ पर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली वोल्टेज चेक करते हैं। तो दूसरी जो वोल्टेज है मैं आपको चेक कराना चाह रहा हूँ, रैम की वोल्टेज है। तो रैम की मेरे ख्याल से रैम की यहाँ पर एक वोल्टेज है, इसको हम लोग ऑन करते हैं। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है एक तरफ। इसको मैं ऑटो कर देता हूँ तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये देखिए 1.34 वोल्ट बन रही है। देखिए ऑटो क्यों दबाया मैंने, 1.46 समथिंग बन रही थी, तो 1.35 हो गई ऑटो आते ही। तो ये एडजस्टमेंट होती है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि जो डीएसओ होता है, इसका 3 लॉजिक पर ये काम करता है। एक तो पीक वोल्टेज ये आपको बताता है, एक आरएमएस वैल्यू बताता है और एक एवरेज वैल्यू बताता है। हम इसमें एवरेज वैल्यू देखते हैं। अभी एवरेज वैल्यू में हमें ऑटो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। एवरेज के लिए हम ऑटो जब भी प्रेस करेंगे तो ऑटो में हमें एवरेज पर वो वोल्टेज दिखाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज को देखना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि क्या उसका टाइमिंग होना चाहिए, क्या उसकी वोल्टेज मेजरमेंट होनी चाहिए, तो आप ऑटो का बटन दाब लीजिए। अगर सीआरओ का बहुत एडवांस लेवल अगर आपको जानना है तो आप उसके लिए भी दिए हुए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही मिल रही है। दूसरी वोल्टेज चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर ये वीसीसी आईओ की वोल्टेज है, जो कि पीसीएच की वोल्टेज होती है। तो आप देख सकते हैं ये इनपुट चेक कर रहा हूँ मैं और ये इसकी आउटपुट चेक कर रहा हूँ। तो 1.05 वोल्ट होती है, तो 1.07 दिखा रही है और ग्लिच भी नहीं है। सीआरओ से मैं सारी वोल्टेज क्यों चेक करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि किसी वोल्टेज पर ग्लिच है या कहीं पर रिपल आ गई है। ठीक है, कोई भी वेरिएशन वगैरह, आपको सारी चीज़ यहीं पर क्लियर हो जाती है एक बार में ही। तो पहले मैं मल्टीमीटर पर चेक कर रहा हूँ, फिर आपको सीआरओ पर चेक कर रहा हूँ। तो इससे बेहतर ऑप्शन है कि मैं आपको सीधे सीआरओ पर ही चेक करा दूँ। यहाँ तक तो हमारी सब कुछ सही है। फिर आपको एक यहाँ पर दिख रही है, अभी चूँकि यहाँ पर पीएल का नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ है, डायग्राम तो है मेरे पास, नंबर से मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं यहीं से देख लेता हूँ कि ये क्या है। तो इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.5 वोल्ट दिखा रही है। तो 1.5 वोल्ट भी हमारी बिल्कुल सही है। इनपुट एरिया पर हमें पल्स पूरी बिल्कुल सही बन रही है और आउटपुट पर हमें विदाउट ग्लिच 1.5 वोल्ट मिल रही है। तो ये तो सिचुएशन हमें सब कुछ सही लग रहा है इसका। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे जो लास्ट पॉइंट है हमारा कोर का, तो कोर को चेक करते हैं। कोर पर मैंने प्रॉब लगा रखा है, अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। तो ये देखिए ऑन करते ही अब मैंने ऑटो इसको कर दिया है। तो ये देखिए 1.71 वोल्ट बन रही है और साथ में ये इतना सा इसके साथ रैम्पेज सिग्नल इसको बोल सकते हैं आप, रैम्पिंग आ रही है सिग्नल के ऊपर।
इसको ग्लिच तो नहीं कहेंगे आप, रैंपिंग सिग्नल बोल सकते हैं आप इसे। लेकिन एक बात देखिए कि इतना तो नेग्लिजिबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको, आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये 19 वोल्ट की कैपेसिटर है, ये हमें आउटपुट पर कोई कैपेसिटर नहीं लगाया है, तो इतना तो नेग्लिजिबल होना चाहिए, मुझे जैसा लग रहा है। आपको फिर बताना है मुझे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या ये प्रॉब्लम कोर से है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, और कुछ 7 से 8 सेकंड के बाद ये ऑफ भी हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो 0.270 जो एम्पेयर यहाँ पर उठा रहा है, ये इसके साथ कोर पर जो रैंपिंग सिग्नल है ये दिखा रहा है, और 1.8 वोल्ट आनी चाहिए जिसकी जगह पर 1.70 वोल्ट दिखा रहा है। और ये रैंपिंग मुझे मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है। और देखिए ये ऑफ हुआ, और ऑफ होने का तरीका भी देख रहे हैं आप किस तरह से ये ऑफ हो रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम और थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ मैं आपको, कि ताकि आपको ये केस सॉल्व करने में आसानी मिल जाए। जब हम लोग इसे ऑन करते हैं तो देखिए जरा गौर करेंगे आप, कोर कब तक बना रहता है, और यहाँ पर जो डाउन होती है वोल्टेज डाउन होने का तरीका देखेंगे। यहाँ पर हम करंट को डाउन होने का तरीका देखेंगे। ये आपको देखेंगे कभी कभार 90 पर जाके रुक जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूँ। वो क्लू क्या है कि जैसे हम इसे ऑन करेंगे, आप दोनों पॉइंट को देखते रहेंगे। ये बंद तो हो रहा है, बंद कितने देर के बाद हो रहा है, 7 से 8 सेकंड पर ये बंद होता है। लेकिन जब बंद होता है तो ऑल ऑफ सडन ये नहीं बंद होता है, पहले कुछ डाउन होता है। उस वक्त कोर की क्या कंडीशन होती है आप वो मार्क करेंगे। देखिए ये ऑन हुआ, रैंपिंग सिग्नल विथ 127 मिली वोल्ट, यानी 1.7 वोल्ट बोल सकते हैं आप इसे, और यहाँ पर 271 मिली एम्पेरेज लोड। और देखते हैं कैसे डाउन होता है ये। कि डाउन हुआ है लेकिन अभी कोर बनी रही है, ठीक है। यहाँ पर ये डाउन हो चुका था, यानी 0.092 मिली एम्पेरेज इसका लोड था, उसके बाद भी हमें कोर मिल रही थी। तो यहाँ पर हमें कुछ क्लू मिल सकता है क्या, अगर मैं इस ऐसे कंडीशन में कोर की आईसी चेंज करूं तो क्या ये ठीक हो सकता है, या कोर में ऐसी यहाँ पर क्या ऐसी सिग्नल है जिसको मैं चेक करूं जिसकी वजह से मुझे ये पता चल जाए। हालांकि मैंने बहुत कुछ चेक किया है। तो यहाँ पर देखिए कोर आईसी PU10 लगी है, जिसका कि नंबर देख रहे हैं आप कि 51624 लगी है। यहाँ पर इस आईसी को भी मैंने चेंज किया है, ठीक है। इस आईसी को चेंज किया है मैंने। देखिए इसमें 3 काम किया था। 3 काम में से मेन पॉइंट इसका मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो बायस कर चुका हूँ मैं, और इसमें कोर आईसी है इसको मैं चेंज कर चुका हूँ। तीसरा पॉइंट मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको बताना है कि वो मैंने क्या किया है जिससे ये बोर्ड ठीक हुआ है। हालांकि ये बोर्ड ठीक अभी तुरंत मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, लेकिन देखिए बात क्या होता है कि आप फिर दिमाग नहीं लगाएंगे। डायग्राम आपके पास है, आप पढ़ के मुझे बताइए कि क्या होता है। लॉजिक तो सारी एक ही तरह की होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक तरह की होती है। तो आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि अगर ऐसा केस आपके पास आता है, अभी देखिए और आगे मैं चेक कराता हूँ आपको कि बायोस की कंडीशन क्या है। तो सीधे क्लॉक पर ले चलता हूँ मैं क्लॉक आपको चेक करा रहा हूँ कि क्लॉक की क्या। एक बार जब मैं इसे पावर डालता हूँ तो क्लॉक बनती है, चली जाती है, ठीक है, ये तो सही है। ये लैच हो रही है, फिर डीलैच हो जा रही है। ऑन करता हूँ, ऑन करती ही एक बार क्लॉक आती है, भाग जाती है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसकी रेफरेंस क्लॉक चेक करता हूँ तो आपको मैं रेफरेंस क्लॉक दिखा देता हूँ एक बार। ये इसकी रेफरेंस क्लॉक है। मैं इसे ऑन करता हूँ, इसका सेटिंग मैंने कर रखा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑन किया है, और अब मैं आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू दिखाता हूँ। ये देखिए रेफरेंस क्लॉक तो हमारी 24 मेगाहर्ट्ज़ की है, ये तो बिल्कुल सही बन रही है। इनपुट भी सही है, आउटपुट भी सही है। अब हम लोग थोड़ा सा PCI की जो है वो क्लॉक देख लेते हैं। PCI क्लॉक भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्या कह रही है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो आइए हम लोग आयो के ऊपर आते हैं। तो आयो को सर्च करने के लिए मुझे यहाँ पर नंबर आयो का ही मारना पड़ेगा, 8987। तो ये यहाँ पर आयो आ जाएगी 8987। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो LPC का एरिया है, यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ चेक कराऊंगा। वो जो 24 मेगाहर्ट्ज़ है, जो आपको रेफरेंस क्लॉक बन रही है PCH के पास, क्या ये क्लॉक आयो के पास आ रही है कि नहीं।
तो जो LPC क्लॉक है 13 नंबर पिन, इसको हम चेक करेंगे। आइए ज़रा चेक करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये LPC क्लॉक ये चेक कर रहा हूँ मैं। देखिए, अगर आपको पूरा कम्युनिकेशन समझना है कि किस तरह से LPC PCI के साथ कम्युनिकेट होती है, क्या लॉजिक है लैच का, डी लैच का, ये सारी पूरी अगर कम्युनिकेशन अगर समझनी है आपको, तो इसके लिए तो आपको हमारे चाहे तो ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा या आपको हमारा वीडियो कोर्स लेना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ मोटा मोटी पॉइंट बता रहा हूँ कि ऐसे कंडीशन में ये सब भी चेक करना चाहिए। तो इसमें से एक प्रॉब्लम यहाँ से ये भी आती है कि जो क्लॉक होती है वो नहीं मिल रही होती है। जो PCH को मैंने अभी चेक कराया आपको, जो रेफरेंस क्लॉक, वो क्लॉक आपको यहाँ पर 13 नंबर पिन पर मैं चेक करा रहा हूँ। ये देखिए, ऑन कर रहा हूँ मैं, 13 नंबर पिन है, और ऑन करते ही आप CRO देखेंगे। ये देखिए 24 मेगाहर्ट्ज़ आपको LPC क्लॉक बिल्कुल सही मिल रही है। फिर आपको एक जो लैड होती है, जो LPC एड्रेस होती है, वो मैं आपको चेक कराना चाहूँगा। तो किसी भी एक पिन पर मैं चेक कराऊँगा। तो आप यहाँ पर 0 से 3 होती है, तो यानी कि टोटल 4 पिन होती है लैड की। तो मैं 10 नंबर पर चेक करा देता हूँ आपको कि देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर पर मैंने प्रॉब रखा है और मैं ऑन करता हूँ। तो आप वहाँ ज़रा ध्यान देंगे CRO पर। ये लैड जो है, हमें यहाँ पर कोई हरकत नज़र नहीं आ रही है। तो मैं किसी और पर चेक कर लेता हूँ, एक बार 9 पर चेक कर लेता हूँ, वो बेहतर रहेगा। 9, मैं 9 नंबर पर चेक कर रहा हूँ, LED को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एड्रेस नहीं बता रहा है ये से कुछ। यहाँ पर भी हमें कुछ पल्स मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर हमें पल्स नहीं मिल रही है। तो क्या IO ख़राब है या PCH ख़राब है? चूँकि DRAM रीसेट तो PCH की ही, CPU की आउटपुट होती है ना। तो यहाँ पर हमें DRAM रीसेट नहीं मिल रही है। इतना सारा चीज़ मैंने आपको चेक कराया, कोर भी हमें मिल रही है। आपको ओवरऑल ये बताना है कि मैं यहाँ पर क्या मिस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक LED के जो आपका सिग्नल है, ये हमें मिसिंग यहाँ पर लग रहा है। बाकी तो मुझे ओवरऑल सारी चीज़ ठीक लग रही है। ठीक इन द सेंस कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है लेकिन प्रॉपर नहीं आ रही है, आ करके चली जा रही है। ये गड़बड़ कहाँ से हो सकता है? सारी सप्लाई इसके अंदर जाएगी, यानी सारा जो आपका शक है, सारा जो आपका डॉट है, वो सारा PCH और CPU के अंदर ही जाएगा। DRAM रीसेट नहीं निकल रही है, CPU लगेगा। इसके अंदर ही एम्बेडेड क्लॉक है, क्लॉक काम नहीं कर रही होगी, तो आपको लगेगा कि PCH ही ख़राब है। या इस दोनों में से आप क्लॉकिंग के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसी दोनों के बीच में फैसला होगा। ऐसे सिचुएशन जब आप फंसते हैं तो आप क्या सॉल्यूशन निकालते हैं? क्या आप हिट एंड ट्राई पर काम करेंगे ऐसे में, या कोई और लॉजिक है आपके पास काम करने के लिए? ज़रूर आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि ऐसे सिचुएशन में जब आप फंसते हैं तो आप क्या करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको सारी चीज़ चेक करा दी है। अब आपको बताना है कि जो DRAM रीसेट नहीं बन रही है और ये जो ऑफ हो रही है 7 या 8 सेकंड के बाद, क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि आप भी रिपेयरिंग करते होंगे और इस तरह के मसले में आप भी फंसते होंगे। तो अगर आपको ये समझ आ जाता है कि क्या लॉजिक लग सकता है इसमें, तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप सही जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रोसेस भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन साथ में ज़रूर दबाइए। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि हर सैटरडे को हम लोग एक नया वीडियो अपलोड करते हैं, हर नए लॉजिक के साथ आपके साथ मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले केस स्टडी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।